बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत के बीच, भारत के भीतर जो राजनीति चलती है वो एक तरफ है, लेकिन इस वक्त भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ चल रहा है? भारत के रिश्ते कनाडा के साथ कैसे चल रहे हैं और ये खटास कैसे पैदा हो गई? और इस खटास के पैदा होने के बाद क्या कुछ स्थिति बदलेगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? और कौन-कौन से देश कनाडा के साथ आ रहे हैं और कौन-कौन भारत के साथ खड़ा है, इसका भी क्या कोई असर पड़ेगा? हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश केरे हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। प्रकाश जी, कनाडा का जो ये एपिसोड हुआ, इस एपिसोड में किस तरह से इसे देखें? क्योंकि पहली बार है कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर रिपोर्ट आती है, अखबार पब्लिश करता है उसे। रॉ के अधिकारियों पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। साथ ही जो फाइव आई वाले देश कहे जाते हैं, जिसपे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिनके साथ कनाडा शायद अपनी तमाम इंटेलिजेंस को भी शेयर करते हैं ये कंट्रीज आपस पे, उनके बयान भी कनाडा के सपोर्ट पे। हम आज की तारीख पे इसे कैसे देखें और क्या डिप्लोमेसी के स्तर पर चूक हो रही है? या इसे चूक नहीं बल्कि हम अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं और ये एक बड़े मजबूत कदम उठाने वाले देश के तौर पर इसे देखें। आप देखें इसको 2-3 तरीके से मैं देख पा रहा हूँ। एक तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो राजदूतों को वापिस बुलाना और स्टाफ की संख्या कम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत वो रेयर केसेज़ में हम लोग देखते हैं, आम तौर पे ऐसा नहीं होता। हालाँकि डिप्लोमेसी का एक अ, मुख्य उसका एलिमेंट है कि वो रेसिप्रोकल होता है। आप जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करेंगे, मैं आपके साथ वैसे करूँगा, आमतौर पे ऐसे होता है। लेकिन कनाडा को अगर हम देखें तो एक तो फेलियर मैं दोनों देशों की तरफ से कहूँगा कि दोनों देशों की तरफ से कमी रही कि जब ये पिछले साल जून में जब ये निज़र वाला मसला आया, उसके बाद से अभी 1.5 साल के आसपास समय बीत चुका है। तो दोनों देश दोनों इम्पोर्टेंट देश हैं, दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है और पश्चिम के साथ जो भारत की अपनी एक निकटता है, तो आखिर क्या हुआ कि वो मसला सॉल्व नहीं हो पाया, बल्कि वो और खराब से खराब होता गया। एक तो ये चिंता की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत छोटे समय में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे, वो पटरी पर आ जाएँगे। ये मसला अब थोड़ा लंबा चलेगा। ये आसान नहीं होगा। हाँ, कल को मान लीजिए कि वहाँ पे कोई बड़ा पॉलिटिकल बदलाव हो जाता है या कोई नई सूचना, नया तथ्य सामने आ जाता है, तो शायद बन जाए, लेकिन मामला काफ़ी बिगड़ चुका है। तीसरी चीज़ देखें इसमें कि आपने फाइव आइज़ का उल्लेख किया। देखिए, कनाडा जैसे देश जो हैं, कनाडा हुआ, ब्रिटेन भी आप उसमें जोड़ लें, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, न्यूज़ीलैंड, ये कुछ देश ऐसे हैं। आप थोड़ा-सा इसको और एक्सटेंड करेंगे तो आप इसमें जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी को भी आप जोड़ सकते हैं कि ये कुछ ऐसे देश हैं, जो बड़े कूटनीतिक फैसले करने से पहले अमेरिका से राय-मशवरा ज़रूर करते हैं। कई बार तो ये अमेरिका के बिहाफ़ पे खेलते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपने तरीके से इनको इस्तेमाल करता है। तो अब क्या हम ये अंडरलाइन कर सकते हैं कि क्या ये जो मसला उलझा है, इसमें अमेरिका या ये जो फाइव आइज़ इनका जो नेटवर्क है, इसकी कोई भूमिका है? एक तो सवाल ये उठता है। दूसरी चीज़ जो सामने आती है कि पुन्नूवाला केस सिमिलर केस है। हालाँकि निज्जर की हत्या हुई, पुन्नू की हत्या नहीं हो पाई। लेकिन अमेरिका ने जो आरोप लगाया था, जो जो वहाँ पे ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस किया हुआ है, बाकायदा वो मुकदमा शुरू हो चुका है। और उसके बारे में कल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने
एक अपने जासूस को गिरफ्तार किया है और उसके बारे में उन्होंने अमेरिका को सूचित भी किया है। और उस मसले में जांच के लिए जो डेप्यूटी एनएसए वगैरह की जो हमारे देश में जो कमिटी बनी है, वो कमिटी अभी अमेरिका में भी है, उसी उसी मामले में वो निगोशिएट कर रही है। तो हम यहाँ पे दो चीज देख रहे हैं कि कनाडा के भी वैसे ही आरोप हैं कि भाई आपके एजेंट शामिल हैं, आपका जो है ऊपर से आदेश दिया गया और इस तरीके की घटना को अंजाम देने का स्कीम बनाया गया। और कनाडा भी यही कह रहा है कि भाई निज्जर की जो हत्या हुई है उसमें जो है इस तरीके का तामझाम किया गया। और कनाडा ने तो यहाँ तक कर दिया कि हमारे उच्चायोग के कई लोगों का नाम उन्होंने लेते हुए कहा कि ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि ये इन लोगों पे हमारी शक की सुई इनकी तरफ जा रही है। तो आप कल को वो और शक की बुनियाद सिर्फ कोई सोची वाली बात नहीं हो सकती है, वो उसमें उनके पास कोई प्रूफ होगा, एक एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो भारत का जो रवैया अमेरिका वाले मसले में है, उससे ठीक उल्टा रवैया कनाडा वाले मसले में है। एक तो ये चीज उभर के आ रही है, तो इससे अब सवाल उठ सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से जो बातें कही गई और कुछ बातें जो प्रो गवर्नमेंट जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनका ये कहना है कि कनाडा आरोप लगाता रहा, लेकिन उसने कोई ठोस सबूत या कोई किसी तरीके का कुछ ऐसा दस्तावेज हमारे सामने नहीं रखा जिससे उसके आरोपों का कोई आधार बनता हो। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया है। लेकिन मेरी रीडिंग यहाँ पर थोड़ी दूसरी है। आप देखिए अमेरिका वाले मसले में क्या हुआ कि अमेरिका ने यूरोप के एक देश से एक भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पुन्नू के हत्या की साजिश रचने के मामले में। और वो उसको उस देश से, यूरोपीय देश से अमेरिका ले गए और बकायदा उन्होंने केस फाइल किया और उसके बाद कहानी आगे बढ़ी। कनाडा वाले मसले में हम क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप, खुद प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में बातें हुई और एक एक तरीके से हम पॉलिटिकल एक्टिविटी भी, एस्पेक्ट भी इसमें देख पा रहे हैं जो कनाडा में है, लेकिन अमेरिका में नहीं हो रहा है। अमेरिका में जो हमारे इंतजाम होते हैं कि आप एक दूसरे देश के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करें, जैसे कि खुफिया एजेंसियां होती हैं आपके, उनके साथ कुछ वो रहता है कनेक्शन, या डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, या मिनिस्ट्री के लेवल पे जो है आप दस्तावेजों का आदान प्रदान करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो हम अमेरिका वाले मसले में ऐसा होता हुआ कुछ देख पा रहे हैं, कनाडा वाले में नहीं देख पा रहे हैं। अंतिम बात इसमें मैं ऑब्जर्वेशन के रूप में ये रखूंगा कि कहीं ना कहीं, मतलब उस पे तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स का इससे क्या जुड़ाव बनता है, या हमारे देश में जो सरकार समर्थक हैं इन मसलों को किस तरीके से अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए किस तरीके से पेश कर रहे हैं। जैसे आपने पीछे सुना होगा ना कि घर में घुस के मारना और उस तरीके के जुमले, तो वो वहां पे क्या खेल हो रहा है, ये यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं साफ इसमें देख पा रहा हूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री अपने आरोपों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत सहज नहीं दिख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मसला उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से उन्होंने चीन की बहुत बड़ी कंपनी हुआवे की के मालिक संस्थापक की बेटी को गिरफ्तार किया, कई लंबे समय तक उनको जेल में रखा, फिर वापस देना पड़ा और फिर चीन के साथ जो उनके संबंध बिगड़े। तो मुझे लगता है कि उसी डायरेक्शन में चीजें जाती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बीबीसी ने भी अपनी रिपोर्ट पे लिखा कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कि भाई जो कनाडा है और उसने जो आरोप लगाया है, उसने जो जांच शुरू की, उसमें भारत ने सहयोग नहीं किया, इसलिए ये अल्टरनेटिव रास्ता कनाडा को अपनाना पड़ा। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र आ जाना कनाडा में, और भारत से भी उसको लेकर कई तरह के सवाल ये उठना कि भाई गुजरात की उस जेल से वो बाहर नहीं ले जाया जा सकता, जबकि महाराष्ट्र पे केस है और बंद वो गुजरात पे है।
पॉलिटिकल एफिलिएशन इस तरह से भारत पे भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मजबूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बैठकर अंडरवर्ल्ड को चला रहा है और उसको आप उस स्टेट पे शिफ्ट नहीं कर रहे जहां का उसका केस है। उसको उस पर क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे? दूसरा, अचानक कनाडा में जो हत्याएं हुई वो उसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाना और फिर ये खबर भी पब्लिश होना अखबारों में कि अजीत डोभाल को सिंगापुर में ये तमाम जानकारियां दी गई और उस वक्त अजीत डोभाल ने लॉरेंस बिश्नोई को पहचानने या उसका नाम सुनने से भी इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह का कोई शख्स है। क्या ये कुछ स्ट्रेटजिक चूक हो गई? किसी तरह की स्ट्रेटजी थी, किसी तरह की कोई प्लानिंग थी जिसपे चूक हो गई और यहाँ डिफेंड करना अब मजबूरी हो गया है? देखें, भारत में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो हमारी अदालतों की जो हालत है, उसके बारे में क्या कहना है, वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जी। सारे सबके सामने है और वो बहुत चिंताजनक है। लेकिन जहां तक कनाडा की बात है, देखिए, ट्रूडो और जब 70s और 80s में इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उस समय से लेकर अभी तक एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं वो कनाडा में पनाह पाते रहे हैं, एसाइलम पाते रहे हैं, उनको सिटीजनशिप मिली है, उनको धंधा बिजनेस सब कुछ करने की इजाजत दी गई है और उसके साथ साथ उनका चूंकि एक इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक वो बने हुए हैं, तो उसका भी वो पॉलिटिशियंस भी इस्तेमाल करते हैं और ये लोग भी बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने पीछे देखा कि वो जो सिखों की पार्टी है उसने समर्थन वापस ले लिया था, फिर सरकार बचा लिया, तो सरकार बचाया होगा तो कुछ ना कुछ लेन देन का मसला बना ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर कनाडा गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल इंडियन एजेंसीज कर रही हैं या इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो आपको किसने रोका है कि कनाडा में जो बहुत सारे अपराधी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो शूटर्स हैं, उनको आप वहां पे, कनाडा कोई हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि 1.5 अरब की आबादी है कि कहाँ खोजने जाए। कनाडा की आबादी इतनी बड़ी नहीं है, आप आराम से उसको उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपको इतना समझ में आ गया कि लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल, उसके गैंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में क्या दिक्कत है? नंबर वन। नंबर टू, देखिए, ये जो देश हैं, ये पश्चिम के देश जो हैं, ये लोग इस तरीके के एलिमेंट्स का इस्तेमाल ये ज्यादा करते हैं, ना कि ये दूसरे देश करते हैं। दूसरे देश भी करते हैं, लेकिन इनका हिसाब किताब बहुत लंबा है। आप देखें इसका पूरा एग्जाम्पल कि जितने चाइनीज सेपरेटिस्ट हैं, ईरानियन डिसिडेंट हैं, अरब डिसिडेंट्स हैं, अफ्रीकन डिसिडेंट्स हैं, इंडियन डिसिडेंट्स हैं, ये सारे के सारे वहीं पे क्यों उनको पनाह मिली हुई है? नंबर वन। नंबर टू, कि आप ठीक है, आपने ह्यूमन राइट्स का हवाला दे दिया कि भाई चले आओ, आपके देश में आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो चलिए हम हमने शरण दे दी, वेरी गुड, फाइन। लेकिन उनको आप वो सारी चीजें करने की इजाजत कैसे दे रहे हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है? उदाहरण के लिए, अभी पीछे इसने, पुन्नू ने वीडियो जारी करके धमकी दी हिंदुस्तान को कि बम ब्लास्ट हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये पार्लियामेंट अटैक वाले के दिन। तो मेरा ये कहना, अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले जो है हमारे उच्चायोग दूतावासों पे हमले हुए, वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, देखिए एक क्राइसिस ये भी है कि अभी दुनिया में जितने प्रवासी हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। पश्चिम एशिया आप ले लें, आप वेस्टर्न कंट्रीज ले लें, बहुत सारे लोग अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अब तो जॉर्जिया वगैरह में भी खेती करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो ये जो डायस्पोरा है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से प्रॉपर्टी भी बना रहा है, वेल्थ भी जनरेट कर रहा है, वहां का डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो लोग वहां पे नागरिक वगैरह नहीं बने हैं वो अपने घर में पैसे भेज रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो उसका एक बेनिफिट है। ये जो ग्रुप्स हैं, ये एंटी इंडिया ग्रुप्स जो हैं, ये, और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो अपने आप को बहुत प्रो इंडिया या हिंदू धर्म और ये सबसे जोड़ते हैं, लेकिन वहां पे वो भारतीय डायस्पोरा के बीच अंदर
और भारतीय डायस्पोरा के साथ दूसरी कम्युनिटीज के बीच में जो है तकरार पैदा करने का भी माहौल तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें इंग्लैंड में वो भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो दंगे हुए, जी। आपने देखा कि बहुत जगह मंदिरों को अटैक किया गया। तो मेरा ये कहना है कि आपने मानवाधिकार के नाम पे, आपने पॉलिटिकल आधार पे आपने किसी को शरण दिया है, तो वे लोग उत्पात कैसे मचा दे रहे हैं? मतलब आपके अपने देश के कानून के हिसाब से, चाहे वो निज्जर हो या पुन्नू हो, या अभी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के स्काई टेलीविजन पे अ, एक खालिस्तानी को बैठा के जो प्राउडली कह रहा है कि मैं खालिस्तानी हूँ, निज्जर हमारे दोस्त थे, पुन्नू हमारे दोस्त हैं, ये हम लोग सब एक कॉज के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो बैठ के उस पे इंटरव्यू दे रहा है और तमाम, देखिए आप भारत की आलोचना, आप हिंदुस्तान में, आप अगर हिंदुस्तान के की भलाई चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ आलोचना निंदा कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि भारत में भाई किसी को धार्मिक आधार पर मान लीजिए या पॉलिटिकल आधार पर किसी को परेशान किया जा रहा है, तो आप बोलिए। लेकिन आपका उद्देश्य ये है कि मैं भारत के खिलाफ माहौल बनाऊं और अपने सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट एजेंडे के लिए उसको करूं। ये बताइए, इनको तो लग रहा है कि भाई एक बंदे को मार दिया इन्होंने, इंडियंस ने कॉन्स्पिरेसी करके, चलिए मान लिया कि मार दिया। आप मानवाधिकार से लेके और डेमोक्रेसी 15 बार आप बोलते हैं अपने भाषणों में, आपको इनका तो लग रहा है कि भाई ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इनको ये लोग खालिस्तान या जो भी कर रहे हैं उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो उन देशों को इसी तरीके के जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स जी। रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में आपको जाके वहां पर क्यों ये करना था? क्या नाटो का मेंबर नहीं है कनाडा? क्या कनाडाई सैनिक नहीं गए वहां पे? इराक में क्या हुआ? लीबिया में क्या हुआ? अभी क्या हो रहा है पैलेस्टाइन में और लेबनान में? तो मेरा ये कहना है कि इनके, ये लोग भले कितनी भी अच्छी बातें करें, एक्चुअली इनका एजेंडा प्रेशर बढ़ाने का है। ये कुछ साल पहले ये यही लोग तमाशा कर रहे थे, यही टेलीविजन, यही बीबीसी, यही वॉशिंगटन पोस्ट, कि चाइना में ये हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जनसंहार हो रहा है, फलान ढिकाना हो रहा है। और यही लोग अपने हेडलाइंस में ये आज ये नहीं लिख पा रहे हैं कि इजरायली हमले में कोई फिलिस्तीनी परिवार तबाह हो गया। तो इनकी, अच्छा ये अच्छी बात इसमें और आई है, कनाडा में हम लोग लौटे हैं। कनाडा के 2-3 अखबारों ने ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया है कि आप जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और एक बात देखिए कि कनाडा में सिर्फ खालिस्तानी नहीं है, बहुत सारे वहां पे भारतीय भी हैं। अमेरिका में जितने भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं, सब खालिस्तानी नहीं है, सेपरेटिस्ट नहीं है। वो एक बहुत छोटा मिनिस्क्यूल ग्रुप है। तो आप उनको हवाला के जरिए उनका पैसा जा रहा है, वो भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप रोक के, आप एक देखिए, कनाडा की गवर्नमेंट क्या कर सकती थी या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आप 10, 20, 50 वैसे अपराधियों को पकड़ लीजिए जो इंडियन है और कहिए कि देखो ये गलत, अच्छा ये अपराधी क्या ओरिजिनल पासपोर्ट पे थोड़ी जाते हैं, इनके सबके पास फर्जी पासपोर्ट्स, ये इन्होंने फर्जी और दूसरे तरीके के ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारी चीजें बनाई हुई हैं। आप उनको 10-20 को पकड़ो, उनको जेल में डालो, उनको सजा दो, डिपोर्ट करो। पूरे पश्चिम की, आज के डेट में पूरे पश्चिम की पॉलिटिक्स, अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने के पहले हफ्ते में 5 तारीख को, क्या मुद्दा है? ये बाहर से लोग, इलीगल लोग आ रहे हैं। अभी मेडिटेरेनियन के जो यूरोपीय देश हैं, उन्होंने अभी लेबनान और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उस पर अभी उन्होंने एक मीटिंग की है, फ्रांस, स्पेन, इटली, साइप्रस, इन लोगों ने, क्योंकि इनके यहाँ 50,000, 51,000 पीछे पिछले 6 महीने में जो है रिफ्यूजी पहुंचे हैं। अभी मैं नाइजल फराज का ट्वीट देख रहा था कि बोट से आना जो है कम नहीं हुआ है बाहर इलीगल लोगों का। तो पश्चिम की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो रिफ्यूजी मसले पे टिका हुआ है। कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये पॉलिसी बनाएंगे, कोई कह रहा है कि वापस लौटा देंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ दिन रहने दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई
वर्कफोर्स की कमी हो रही है, जनसंख्या घट रही है, तो उससे कुछ भरपाई हो जाएगी जो बाहर के लोग आ रहे हैं। तो ऐसे मामले में आप ये सारी चीजें क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? अब वीज़ा देने में आपको ठीक है। दिक्कत होती है, आपको वहाँ पे दूसरे सोशल सिक्योरिटी देने में आपको दिक्कत होती है और आप फर्जियों को, अपराधियों को आपने वहाँ पे शरण दिया हुआ है। तो इससे ठीक। ये इसका जो डबल स्टैंडर्ड है, वो भी सामने आ रहा है। मुराद जी, एक सवाल इसमें ये भी अब पैदा होने लगा है कि ये पूरे एपिसोड के बाद वहाँ जो भारतीय हैं, वहाँ जो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, एक बड़ी तादाद में भारतीय हैं जो रोजगार के लिए वहाँ गए हुए हैं, उनकी सुरक्षा पर को लेकर आशंका, अंदेशा अब खड़ा होने लगा है, क्योंकि जो एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनको एक तरह से सपोर्ट मिल गया है कनाडा की तरफ से। आज सुबह जो एक पार्टी है जिसका ज़िक्र आपने किया, जिन्होंने ट्रुडेau को सपोर्ट भी किया था, उनका वीडियो बाकायदा आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत या आरएसएस पे बैन लगाइए और भारत से जुड़े हुए कुछ डिप्लोमेट्स हैं उन पर बैन लगाइए, तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं। ऐसे में उन भारतीयों की सुरक्षा और उन छात्रों की सुरक्षा जो भारतीय हैं, वो कहीं न कहीं एक चुनौती भारत सरकार के लिए भी होगी। क्या इसको अंडरलाइन किया गया होगा ये तमाम एपिसोड के इर्द-गिर्द? क्योंकि वहां फिर आपको बड़ी मुश्किल ये होगी कि आपको कहीं ना कहीं डायलॉग करना पड़ेगा और उन तमाम छात्रों उन भारतीयों की सुरक्षा के को लेकर जो जवाबदेही है सरकार की वो भी तय करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जैसे अभी हमारे पता नहीं कितना 41-41 का पीछे हुआ था कि उनके इतने स्टाफ रहेंगे, हमारे इतने स्टाफ रहेंगे। अब अभी जैसे बुला लिया है, नई नियुक्ति अभी नहीं जी। होगी, तो जूनियर जो ऑफिसर्स हैं, वो काम देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो एक चैलेंज है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं या बिज़नेस वगैरह के लिए जो लोग जाते-आते रहते हैं या टूरिस्ट भी, तो उनको जो कॉन्सुलर सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो दूतावास के माध्यम से जो सेवाएँ या सुविधाएँ दी जाती हैं, उसको मेंटेन करना एक निश्चित रूप से एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है और एक चैलेंजिंग भी है। लेकिन अभी जैसे कुछ उनके एक मंत्री का भी बयान आया है कि वो इंडिया पे कुछ बैन वगैरह लगा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो वो उस स्थिति में हमारा बिज़नेस और भी दूसरे तरीके की जो आवाजाहियाँ हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। वो निश्चित रूप से चैलेंज है। अभी पीछे इन्होंने वीज़ा नियमों को भी कुछ-कुछ किया था, कुछ लिमिटेड किया था कि कितने स्टूडेंट्स आएँगे, नहीं आएँगे, कुछ उसमें भी कम कटौती की थी कैनेडियंस ने। तो ये चैलेंजेस तो हैं। अब देखिए वहाँ पे क्या है कि एक जब खुद कनाडा की गवर्नमेंट ने ये हमारे 6 डिप्लोमेट्स को बोला कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक तो उनके और उनके परिवार को इन्होंने खुद ही खतरे में ला दिया है, कनाडा गवर्नमेंट ने। जब आप आइडेंटिफाई कर ठीक, लोगे कि ठीक, भई ये लोग, ठीक, तो ये चिंताजनक है। दूसरी चीज़ ये है जो मैंने आपको पहले कहा कि ये जो ग्रुप्स हैं, संगठन हैं, ये थ्राइव ही करते हैं। ये उसी चीज़ पे इनका ग्रोथ होता है कि नफ़रत रहे, क्योंकि सेपरेटिस्ट वर्ड ही में क्या है? सेपरेट सेपरेट करना। तो वो उस दूरी को, उस नफ़रत को, एक दूसरे पे जो मिसट्रस्ट है उसको बढ़ाएँगे, तभी ये ज़िंदा रह पाएँगे ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस। हमारे देश में भी ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ठीक है। दुनिया भर में और भी जगह भी हैं। तो निश्चित रूप से वो वेल ऑर्गनाइज़ेशंस ऐसी हरकत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे अभी आपने देखा होगा अमेरिका में भारत के लिए लॉबिंग ही करती है, उसका नाम है हिंदू अमेरिकन एसोसिएशन या समथिंग। और ब्रिटेन वगैरह में भी बहुत सारे अभी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, आरएसएस के भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो संगठन भी अपने आप को असर्ट करना शुरू करेंगे, वे भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो हमारे डायस्पोरा के भीतर जो एक माहौल खराब होने का अंदेशा तो है ही है। तो वो एक चैलेंज है। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि ट्रूडो को जिस तरीके से उनके यहाँ जो डेली टेलीग्राफ या नेशनल पोस्ट में जिस तरीके की बातें कही गई हैं, तो ट्रूडो पर भी कैनेडियन पब्लिक का ये प्रेशर रहेगा कि आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोगों को हवा ना दें या ठीक, संबंधों को और ना बिगाड़ा जाए। ठीक।
तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार जल्द ही इस पूरे मसले को सॉर्ट आउट करे ताकि जो रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच और खासतौर पर उन भारतीयों की सुरक्षा पर कोई दाव ना लगे जो इस वक़्त कनाडा में हैं या जो छात्र कनाडा में हैं। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए।